गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ब्रिलियंट ट्यूटोरियल में। इसलिए आज के वीडियो में हम लोग शुरू करते हैं सी आबंध एक्स की प्रकृति, सी बॉन्ड एक्स आबंध की प्रकृति, नेचर ऑफ सी बॉन्ड एक्स। देखिए, हेलो एल्केन में जो हाइड्रोजन का परमाणु एक्स होता है वो कार्बन परमाणु सी के साथ क्या होता है, जुड़ा होता है। तो सी बॉन्ड एक्स का एक नेचर होता है, ठीक है। तो इसी को आज जानने का प्रयास करेंगे। देखिए, सी बॉन्ड एक्स में एक्स हाइड्रोजन परमाणु की जो वैद्युत ऋणात्मकता होता है En, वो कार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो जब ये आबंध टूटेगा, मतलब इसका विदलन होगा, क्लीवेज होगा, तो यहाँ पर विषम विदलन होगा, जिससे इस आबंध का दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाएगा हाइड्रोजन परमाणु एक्स पे, जिसके कारण एक्स पे आंशिक रूप से ऋणावेश और कार्बन परमाणु पर आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा ना, इस गुण को बोलते हैं ध्रुवता, प्लोराइजेशन। यानी कि सी बॉन्ड एक्स क्या होता है, प्लोराइड हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है, क्योंकि एक्स का En वैशिष्ट्य कार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है। तो यहाँ पे कार्बन पे जब आंशिक रूप से धनावेश उत्पन्न होता है तो बेटा उसको बोलते हैं कार्ब धनायन, कार्ब केटायन के नाम से इसको जाना जाता है। अब थोड़ा इसको ध्यान से देखो, इसके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। देखो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन था, 2 2 4 2 6 2 6 6 तो कितना हो गया, 8। लेकिन फ्लोराइड जब हुआ तो 2 इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, एक्स पे कितना बच गया, 2 2 4 2 6। तो वह स्पीसीज जिसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जिसपे आंशिक रूप से क्या हो, धनावेश उत्पन्न हो, उसको हम बोलते हैं कार्ब धनायन। तो ये जो फ्लोराइजेशन हो रहा है, फ्लोराइज जो हो रहा है सी बॉन्ड एक्स, यानी कि इसमें जो ध्रुवता का गुण पाया जाता है वो इसलिए पाया जाता है कि एक्स का वैद्युत ऋणात्मकता कार्बन से क्या होता है, ज्यादा होता है। और वैद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या होता है बेटा, आबंधित इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करने की जो क्षमता होती है, कैपेसिटी होती है, उसको बोलते हैं वैद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है। अब बात यह है कि सी बॉन्ड एक्स जो होता है ना, 4 टाइप का हो सकता है, सी बॉन्ड एफ, सी बॉन्ड सी एल, सी बॉन्ड वी आर, सी बॉन्ड आई। तो कौन सा बॉन्ड ज्यादा प्लोराइड होगा, ध्रुवित होगा। तो सी बॉन्ड एक्स में कौन सा बॉन्ड ज्यादा प्लोराइड होगा, यानी कि ध्रुवित होगा, इस बात पे निर्भर करेगा कि किस हाइड्रोजन एटम की वैद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। हम लोग पढ़ चुके हैं पीरियोडिक टेबल में, किसी भी ग्रुप में जाओगे ऊपर से नीचे तो परमाणु त्रिज्या अगर बढ़ता है तो वैद्युत ऋणात्मकता क्या होता है, घटता है। यानी कि हाइड्रोजन एटम नीचे जब जाओगे तो वैद्युत ऋणात्मकता क्या होगा, घटेगा। इसका मतलब ध्रुवित होने का जो गुण होगा वो भी क्या होगा, घटेगा। तो इस तरह से फ्लोरीन के पास En क्या होता है, ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता क्या होगा, ज्यादा होगा। तो सी बॉन्ड एफ क्या होता है, ज्यादा प्लोराइड होगा कंपेयर टू सी बॉन्ड सी एल, और सी बॉन्ड सी एल ज्यादा कम प्लोराइड होगा कंपेयर टू सी बॉन्ड वी आर, और सी बॉन्ड वी आर ज्यादा प्लोराइड मतलब ध्रुवित होगा सी बॉन्ड आई। आ रही बात समझ में। तो ये है घटता हुआ क्रम किसका, प्लोराइजेशन का, ठीक है। अब इसका मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। देखिए, सी बॉन्ड एक्स में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु एक्स की वैद्युत ऋणात्मकता देखिए, स्टेटमेंट अगर इसका लिखना हो तो लिखेंगे सी बॉन्ड एक्स में उपस्थित हाइड्रोजन परमाणु एक्स की वैद्युत ऋणात्मकता कार्बन परमाणु से ज्यादा होने के कारण ध्रुवित हो जाता है, जिससे ध्रुवता कहते हैं। और कार्ब धनायन एवं हैलाइड आयन, मतलब कार्बन पे आंशिक रूप से धनावेश और एक्स पे आंशिक रूप से ऋणावेश क्या होता है, प्राप्त होता है, मतलब उसका क्या होता है, हैलाइड आयन का निर्माण होती है, क्या स्टेटमेंट। और इसका क्रम लिखना पड़ेगा कि पोलराइजेशन का ऑर्डर क्या होगा, क्रम होगा। तो सी बॉन्ड एफ में क्या होगा, ज्यादा होगा कंपेयर टू सी बॉन्ड सी एल, क्योंकि इसकी वैद्युत क्या है, सी बॉन्ड सी एल से क्या है, ज्यादा है। तो ये क्या है, घटता हुआ क्रम किसका, ध्रुवित होने का। आ रही बात समझ में। तो सी बॉन्ड एक्स में एक्स परमाणु की वैद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होने के कारण सी बॉन्ड एक्स में क्या होता है, पोलराइजेशन का प्रॉपर्टी पाया जाता है, ठीक है। तो ये इसका स्टेटमेंट। और पोलराइजेशन के अकॉर्डिंग क्या मिलता है आपको, कार्ब धनायन। कार्ब धनायन क्या होता है, तो हमने बताया ना कि वह स्पीसीज जिसमें कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और उस पर क्या होता है, आंशिक रूप से धनावेश होता है, उसको हम बोलते हैं कार्ब धनायन। कार्ब धनायन कब पाया जाता है,
ये कार्ब धनायन जब पाया जाएगा जब C बॉन्ड X में क्या होता है, ध्रुवता का गुण पाया जाएगा। ध्रुवता का गुण कब पाया जाएगा, तो C बॉन्ड X की बहुसंयोजकता ज्यादा होने के कारण इसमें क्या होता है, ध्रुवता का गुण पाया जाता है, फ्लोरेशन का गुण पाया जाता है। आगे और सारा नेचर हम देखेंगे, जैसे C बॉन्ड X का लेंथ देखेंगे, C बॉन्ड X का आयन एंथैल्पी देखेंगे, बॉन्ड एंथैल्पी देखेंगे, C बॉन्ड X का लेंथ लंबाई हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद इसमें देखेंगे आबंध विदलन ऊर्जा, ठीक। तब तक इसको नोट कीजिए। चलिए नेचर ऑफ C बॉन्ड X में आगे हम लोग देखेंगे C बॉन्ड X आबंध की लंबाई, आबंध की एंथैल्पी, द्विध्रुव आगे देखिए आबंध की लंबाई क्या होता है। अच्छी होती है, आबंध कब बनता है, सहसंयोजक आबंध जब जो परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है। और इलेक्ट्रॉनों के साझा होने के लिए जरूरी क्या है, दो परमाणुओं का अतिव्यापन। जैसे C बॉन्ड F यहाँ पे बन रहा है, बन रहा ना C बॉन्ड F, ये C का परमाणु और ये F का परमाणु, ठीक। दोनों ने अतिव्यापन किया तो इसके नाभिक और इसके नाभिक के बीच की जो दूरी होती है बेटा, इसी को बोलते हैं आबंध की लंबाई। क्या बोलेंगे, आबंध की लंबाई। तो आबंध की लंबाई किस बात पर निर्भर कर रहा है, आबंध की लंबाई इस बात पर निर्भर कर रहा है ना कि इसकी परमाणु त्रिज्या ज्यादा है। जिसकी परमाणु त्रिज्या ज्यादा होगा और जिसके परमाणु का आकार क्या होगा, ज्यादा होगा, उसके आबंध की लंबाई भी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्योंकि सब में क्या है, कार्बन है तो कार्बन का परमाणु का आकार क्या होगा, सेम होगा। आकार किसका बदल रहा है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। नीचे की तरफ आते हैं किसी ग्रुप में तो परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। और जब परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी बेटा तो न्यूक्लियस की दूरी भी दोनों के बीच में क्या होगी, बढ़ेगी, यानी कि आबंध की लंबाई भी क्या होगा, बढ़ेगा। इसलिए नीचे की तरफ आ रहे हैं तो आबंध की लंबाई क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। आ रही बात समझ में। तो सबसे ज्यादा आबंध की लंबाई किसका है, C बॉन्ड I, मतलब CH3 I का। आबंध की लंबाई को मापते हैं PM, पिकोमीटर में, ठीक है। अब दूसरा दिया आबंध एंथैल्पी। सहसंयोजक आबंध को तोड़ने के लिए जितना एनर्जी उष्मा के रूप में लगता है उसको बोलते हैं आबंध एंथैल्पी। इसको बोलते हैं किलो जूल प्रति मोल में क्या करते हैं, इसको मापते हैं, ठीक है। और जो केमिस्ट्री कहता है बेटा कि जितना छोटा आबंध होगा उसको तोड़ने के लिए उतना ही ज्यादा क्या होगा, उष्मा मतलब कि एनर्जी लगेगा। जैसे देखो अगर इसको मैं तोड़ना चाहूँ तो इसे तोड़ने के लिए क्या होगा, बहुत ज्यादा एनर्जी लगेगा। और ये इतना बड़ा अगर ये बॉन्ड है इसको तोड़ना पड़ेगा तो आसानी के साथ क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, मतलब एनर्जी क्या होगा, कम लगेगा। इसका मतलब यह है कि आबंध एंथैल्पी डिपेंड करता है आबंध की लंबाई पे। लंबाई अगर छोटा होगा तो एनर्जी क्या होगा, ज्यादा लगेगा। देखो तो इसका आबंध क्या है, आबंध की लंबाई क्या है, सबसे छोटा है। तो देखो आबंध एंथैल्पी का मान क्या है, सबसे ज्यादा है। नीचे की तरफ आ रहा है तो आबंध एंथैल्पी क्या हो रहा है, घट रहा है। इसका मतलब क्या हो रहा है, आबंध की लंबाई बढ़ रहा है, ठीक है। इधर दिया द्विध्रुव आघूर्ण डिवोइंग। अभी हमने पढ़ा है कि C बॉन्ड X में क्या होता है, पोलराइजेशन का प्रॉपर्टी होता है। इसमें डायपोल जनरेट हो जाता है, पॉजिटिव और निगेटिव। तो वहां पर क्या होता है ना, द्विध्रुव उत्पन्न होगा। इसको डिवोई में हम लोग क्या कर देंगे, मापेंगे। देखिए नीचे की तरफ आ रहे हैं, नीचे की तरफ आ रहा है तो द्विध्रुव आघूर्ण क्या हो रहा है, घट रहा है। केवल यहाँ पे देखिए, यहाँ पर देखिए, केवल यहाँ पे 1.860, यानी कि CH3 C बॉन्ड Cl का जो आप द्विध्रुव आघूर्ण है वो CH3 बॉन्ड F से क्या है, ज्यादा। इसलिए ज्यादा है कि CH3 बॉन्ड Cl में जो EN होता है वो फ्लोरीन से क्या होता है, कम होता है। बट इसका परमाणु त्रिज्या जो होगा वो फ्लोरीन से क्या होगा, ज्यादा होगा। तो EN में अंतर बहुत कम का होता है। इसलिए यहाँ पर ना इस तरह का प्रभाव देखने को मिला है कि इससे क्या होता है, ज्यादा होता है। बाकी नीचे की तरफ आएंगे तो सेम है, घटेगा। नीचे की तरफ आने पे क्या होगा, घटेगा। देखिए घट रहा है ना, घट रहा है। तो नीचे की तरफ आने पे द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होता है, घटता है, क्योंकि EN क्या हो रहा है, घट रहा है। बस इन दोनों में क्या है, थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक। तो ये है C बॉन्ड X आबंध की लंबाई, आबंध की एंथैल्पी तथा द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ पर ना हेनरिच इफेक्ट होता है बेटा। क्या होता है, हेनरिच इफेक्ट। इसी की वजह से C बॉन्ड Cl का EN कम होते हुए भी इसका द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, C बॉन्ड F से ज्यादा है। इसको याद रखेंगे नोट में, ठीक है। बाकी नीचे की तरफ आएंगे तो EN क्या हो रहा है, घट रहा है। EN जब घटेगा तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान भी क्या होता है, घटता है। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, C बॉन्ड X आबंध की लंबाई, आबंध की एंथैल्पी तथा द्विध्रुव आघूर्ण। तब आगे हम लोग चलते हैं कार्बन धनायन के पास, ठीक है। C
बॉन्ड एक्स आबंध की लंबाई, आबंध की एंथैल्पी तथा द्विध्रुव आघूर्ण में देखिए आबंध आबंध 4 टाइप के आपको मिलेंगे, सी बॉन्ड एफ, सी बॉन्ड सी एल, सी बॉन्ड वी आर, सी बॉन्ड आई। नीचे की तरफ आने पे आबंध की लंबाई क्या होती है, बढ़ती है, क्योंकि हाइड्रोजन परमाणुओं की परमाणु त्रिज्या क्या होती है, बढ़ेगी। परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी बेटा तो दोनों न्यूक्लियस के बीच की दूरी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। आबंध एंथैल्पी मतलब क्या होता है, आबंध को तोड़ने के लिए, क्लीव करने के लिए जितना एनर्जी हीट के रूप में, ऊष्मा के रूप में लगता है उसको क्या बोलते हैं, आबंध एंथैल्पी। जितना छोटा आबंध होगा उसका आबंध एंथैल्पी का मान क्या होगा, उतना ही हाई होगा, मतलब कि अधिक होगा। देखो आबंध छोटा है, आबंध एंथैल्पी का मान क्या है, ज्यादा है। आबंध की लंबाई धीरे धीरे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो आबंध एंथैल्पी का मान धीरे धीरे क्या हो रहा है, घट रहा है। द्विध्रुव आघूर्ण डायपोल जनरेट जब होता है ना, प्लस और माइनस होता है कारण, तो यहाँ पर ना ये उत्पन्न हो जाता है द्विध्रुव आघूर्ण। तो यहाँ पर भी नीचे की तरफ आने पे ना द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, घटता है, जैसे जैसे बहिष्ठ में घटता है। पर यहाँ पे सी बॉन्ड सी एल का जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है वो सी बॉन्ड एफ से क्या होता है, ज्यादा, इसलिए ज्यादा होता है कि दोनों के बीच में ना हेंड्रिक्स इफेक्ट उत्पन्न होता है, जिसको हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में, ठीक है। तो इसको नोट करो, तब आगे चलते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग कार्ब धनायन का अस्तित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब धनायन। देखिए हम पहले ही बताए थे कि सी बॉन्ड एक्स में यहाँ पर क्या होगा बेटा कि एक्स का इन ज्यादा होने के कारण सी बॉन्ड एक्स में यहाँ पर विषम विदलन होगा। कौन सा विदलन होगा, विषम विदलन। और विषम विदलन में आपको पढ़ाया गया है कि वह विदलन जिसमें आबंध के दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक परमाणु के पास चला जाता है तो उसको बोलते हैं विषम विदलन। यहाँ पर आबंध क्या होगा, टूटेगा और इस आबंध का दो इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु एक्स पे, जिसके कारण कार्बन परमाणु पर आंशिक रूप से क्या हो जाएगा, धनावेश उत्पन्न हो जाएगा, और हाइड्रोजन पे आंशिक रूप से क्या हो जाएगा, ऋणावेश उत्पन्न हो जाएगा। तो यहाँ जब कार्बन परमाणु पे धनावेश उत्पन्न हो रहा है तो समझने वाली बात यह है बेटा कि इसके पास संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन बच रहा है, 2 2 4 2 6। एक ऐसा कार्बनिक आयन जिसके संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उस पर क्या होता है, धनावेश पाया जाता है, उसको बोलते हैं हम कार्ब धनायन, इंग्लिश में बोलते हैं कार्बोकेटायन। क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। देखिए डेफिनेशन हमने लिखा है, वह धनावेशित कार्बन आयन जिसमें केंद्रीय कार्बन परमाणु धनावेशित होता है तथा धनावेशित कार्बन परमाणु पर परमाणु के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उसे हम बोलते हैं कार्ब धनायन। देखिए कार्ब धनायन के पास संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 2 4 2 6, और कौन सा आयन है, इस पे धनावेश है, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, कार्ब धनायन। अब बात यह बेटा कार्ब धनायन का स्टेबिलिटी हमको चेक करना है। तो केमिस्ट्री यह कहता है बच्चा कि जिस कार्ब धनायन के पास जितना ज्यादा ग्रुप होता है वो उतना ही ज्यादा क्या होता है, अस्थायी होता है। ऐसे कार्ब धनायन जो होते हैं एक अस्थायी आयन होते हैं जो बहुत ज्यादा क्रियाशील होते हैं रासायनिक कार्बनिक अभिक्रियाओं के लिए। लेकिन केमिस्ट्री में यह हमको जानना है कि इसकी स्टेबिलिटी कब होगा, तो जिस कार्ब धनायन यानी जिस कार्ब धनायन के पास जितना ज्यादा ग्रुप जुड़े होंगे उसका अस्थायित्व क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। जो तृतीय कार्ब धनायन होता है उसका ग्रुप देखिए 1 2 3, ये वाला जो कार्ब धनायन होता है सबसे ज्यादा अस्थायी होता है प्रेरक प्रभाव के कारण, ठीक है। अब ये तृतीय कार्ब धनायन क्यों है, क्योंकि देखिए जिस कार्बन पे धनावेश है उस कार्बन के साथ 1 2 3 3 कार्बन कनेक्ट है, इसको बोलेंगे तृतीय कार्ब धनायन। ये ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू द्वितीय कार्ब धनायन, प्राथमिक कार्ब धनायन और मेथिल कार्ब धनायन से। अब ये द्वितीय कार्ब धनायन क्यों, क्योंकि जिस कार्बन पे धनावेश है उसके साथ 2 कार्बन कनेक्ट है, 1 और 1 2, इसको बोलेंगे द्वितीय कार्ब धनायन। ये क्या है, प्राथमिक कार्ब धनायन, क्योंकि जिस कार्बन से धनावेश उत्पन्न है उस कार्बन से क्या है, केवल 1 कार्बन कनेक्ट है, और इसको बोलते हैं मेथिल, CH3 पे प्लस है तो मेथिल कार्ब धनायन। तो हमने बताया ना जिस कार्ब धनायन पे जितना ज्यादा ग्रुप जुड़ा होगा उतना ज्यादा इस चार्ज को क्या करेगा, वितरित करेगा, आवेश धनावेश को वितरित करेगा, फैलाएगा, तो किसका अस्थायित्व क्या होगा, बढ़ेगा। तो अस्तित्व इस बात पे निर्भर कर रहा है ना कि किस कार्ब धनायन के पास कितना ज्यादा ग्रुप क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, ठीक। तो तृतीय कार्ब धनायन जो होता है ना ज्यादा अस्थायी होता है, किससे, द्वितीयक से द्वितीयक ज्यादा अस्थायी हो, किससे, प्राथमिक से प्राथमिक ज्यादा अस्थायी हो, किससे, मेथिल कार्ब धनायन से। तो स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा किसमें पाया जाएगा, 3 डिग्री में, उसके बाद 2 डिग्री में, उसके बाद 1 डिग्री में, सबसे कम मेथिल कार्ब धनायन के पास, ठीक है। तो ये है कार्ब धनायन का अस्तित्व, स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब धनायन। कार्ब धनायन क्या होता है, तो वह कार्बनिक स्पीशीज जिसमें कार्बन परमाणु के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और जिस पर क्या होता है, धनावेश होता है, तो उसको हम बोलते हैं कार्ब धनायन। ये 4 प्रकार के होते हैं,
3 डिग्री कार्बन आयन, 2 डिग्री कार्बन आयन, 1 डिग्री कार्बन आयन और मेथिल कार्बन आयन। 3 डिग्री में जिस कार्बन परमाणु पे धनावेश होगा उसके साथ 3 कार्बन कनेक्ट हो गए, और ये सबसे ज्यादा अस्थायी होता है क्योंकि चार्ज धनावेश होता है ना, फैलता है चारों तरफ। ठीक, 2 डिग्री में जिस कार्बन पे धनावेश होगा उसके साथ 2 कार्बन कनेक्ट होंगे, और 1 डिग्री में जिस कार्बन पे धनावेश होगा उसके साथ एक कार्बन क्या होगा, कनेक्ट होगा। तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, सी बॉन्ड एक्स की प्रकृति, जिसमें हम लोगों ने सी बॉन्ड एक्स की लंबाई चेक किया, सी बॉन्ड एक्स आबंध की एंथैल्पी हमने चेक किया, द्विध्रुव आघूर्ण को देखा। सी बॉन्ड एक्स में क्या होता है, पोलराइजेशन होता है। क्यों पोलराइजेशन होता है, क्यों ध्रुवता होता है, क्योंकि एक्स का ईएन क्या होता है, सी से ज्यादा होता है। उसके बाद हमने कार्बन को देखा, कार्बन कैसे बनता है, हमने ये आपको बताया कि विषम मिलन होगा, इलेक्ट्रॉन कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, एक्स पे तो कार्बन पे आ जाएगा आंतरिक रूप से धनावेश। उसके बाद हमने स्टेबिलिटी चेक किया, अस्थायित्व तो हमने पढ़ा कि 3 डिग्री कार्बन का अस्थायित्व जो होता है सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि इसके साथ ग्रुप क्या होता है, ज्यादा जुड़े होते हैं। जिसके साथ ज्यादा ग्रुप जुड़े होंगे उसका अस्थायित्व क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे मोनो हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है, मोनो हेलो एल्केन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ मोनो हेलो एल्केन, ये एल्किल हैलाइड बनाने की कुछ विधियों के बारे में क्या करेंगे, हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए अगला हेडिंग है हेलो एल्केन बनाने की विधियां। हेलो एल्केन को कैसे बनाया जाता है, इसमें पहला हेडिंग हमने लिखा है एल्केनों से। ठीक है, किसी एल्केन की अभिक्रिया देखिए, आर एच को हम क्या बोलेंगे, एल्केन। भाई एल्केन में से एक हाइड्रोजन कम करते हैं तो क्या बनता है, एल्केन मुलाकार एक जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, एल्केन। कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं, एल्केन। अब इसकी अभिक्रिया हम करा देंगे हाइड्रोजन एक्स के साथ, ठीक ना, सूर्य के प्रकाश में। H × V को बोलते हैं सूर्य के प्रकाश, ये सूर्य के प्रकाश की एनर्जी है। तो जैसे हम अभिक्रिया कराते हैं तो हाइड्रोजन का परमाणु एक्स अंदर आता है और इस परमाणु क्या होता है, बाहर से आता है। मतलब एक्स के द्वारा हाइड्रोजन में क्या होता है, प्रतिस्थापन होता है। तो एक्स अंदर आएगा, इसके स्थान पे क्या बन जाएगा, आर एक्स, और ये एच जाएगा, इसके स्थान पे क्या हो जाएगा, एच एक्स। आर एच को बोलते हैं बेटा हेलो एल्केन, यहाँ पे क्या है, हेलो एल्केन, और ये क्या है, हाइड्रोजन हैलाइड। एच का मतलब होगा हाइड्रोजन और एक्स का मतलब क्या हो जाएगा, हैलाइड। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। आर एच किसी एल्केन के स्थान पर रखते हैं, देखिए CH4 और इसके स्थान पर रख लिया हमने Cl2। H × V, Cl क्या होगा, अंदर आएगा, और H क्या होगा, बाहर जाएगा। तो एक H बाहर गया तो क्या होगा, CH3। Cl प्लस का क्या होगा, HCl, H के एक्स के स्थान पर क्या आ गया, Cl। अब इसका नाम क्या होता है, CH3 का नाम मेथिल, और Cl का नाम क्या होगा, क्लोराइड। एक तरह से इस क्रिया को बोलते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया, और हाइड्रोजन द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है तो बोलेंगे हाइड्रोजनीकरण अभिक्रिया। अब हाइड्रोजनीकरण में Cl के द्वारा प्रतिस्थापन हुआ तो क्लोरीनीकरण, ब्रोमीन द्वारा होगा तो ब्रोमीनीकरण, आयोडीन द्वारा होगा तो क्या हो जाएगा, आयोडीनीकरण हो जाएगा। तो इस तरह से सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में किसी भी एल्केन की अभिक्रिया आप हाइड्रोजन के साथ कराते हैं तो हाइड्रोजन परमाणु एक्स द्वारा एल्केन में से हाइड्रोजन परमाणु एच के क्या होता है, प्रतिस्थापन हो जाता है, और क्या मिलता है आपको, हेलो एल्केन बनता है। इस तरह से आर की वैल्यू चेंज करके आप इधर विभिन्न प्रकार के हेलो एल्केन का निर्माण इस अभिक्रिया द्वारा कर सकते हैं। तो एल्केनों से सूर्य के प्रकाश में अगर हाइड्रोजन की अभिक्रिया आप कराएंगे तो हेलो एल्केन क्या होगा, प्राप्त होगा। ये पहली अभिक्रिया था। ठीक है, दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरी अभिक्रिया में देखते हैं कैसे हम बनाते हैं हेलो एल्केन। एल्कोहल से बनाएंगे बेटा, एल्कोहल से हेलो एल्केन का निर्माण कैसे होता है। ठीक है, देखो आर के साथ OH लग गया तो बेटा क्या पढ़ते हो, एल्कोहल। ये क्या है, एल्कोहल है। अब एल्कोहल की अभिक्रिया बेटा हम HH के साथ करा देंगे, HX, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन अम्ल, बहुत आसान रिएक्शन है। देखो OH H के साथ, क्योंकि ये माइनस होता है और ये क्या होता है, प्लस होता है, तो OH और H मिलकर क्या बनाएंगे, H2O। अब R के साथ क्या चल जाएगा, X, तो बन गया RX, और RX को क्या बोलते हैं बेटा, हेलो एल्केन। चलिए R के स्थान से वैल्यू पुट करो, CH3OH, जैसे OH रहेगा, और ये H है और इसके स्थान वैल्यू पुट कर दो Cl। देखो फिर क्या होगा, OH को H के साथ बाहर निकाल दो, क्या हो गया, H2O, और CH3 के साथ क्या आ गया, CH3। ये क्या बन गया आपका हेलो एल्केन, कौन सा, ये हो जाएगा आपका मेथिल, और Cl का मतलब क्या होगा, क्लोराइड। ठीक है, और इसका नाम क्या होता है, मेथिल एल्कोहल।
CH3 का नाम मेथिल और OH का नाम क्या हो जाएगा, एल्कोहल। तो अभी हमने हेलो एल्केन बनाने की दो विधियों के बारे में पढ़ा। पहला विधि क्या है, एल्केनों से। किसी भी एल्केन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन या ब्रोमीन के साथ कराओगे तो हाइड्रोजन परमाणु द्वारा एल्केन में से हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, प्रतिस्थापन हो जाएगा। फिर क्या प्राप्त होगा आपको, हेलो एल्केन प्राप्त होगा। ठीक है। और दूसरा हमने क्या पढ़ा, एल्कोहल से। किसी एल्कोहल की अभिक्रिया हैलोजन हम एक ऐसा अम्ल जिसमें हाइड्रोजन के साथ क्या होगा, एक्स मतलब हाइड्रोजन परमाणु का कोई हाइड्रोजन समूह का कोई तत्व उपस्थित हो, जैसे क्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, तो उसको हम बोलते हैं हैलोजन अम्ल। क्या बोलेंगे, हैलोजन। अब हाइड्रोजन अम्ल के साथ क्रिया कराओगे तो H प्लस है और OH क्या है, माइनस है, मिलकर क्या बनाएंगे जल, और X R के साथ मिलकर क्या बना देगा, हेलो एल्केन। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आगे और दो चार विधियां हेलो एल्केन कैसे बनाया जाता है उसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में हमने क्या पढ़ा, सी बॉन्ड एक्स की प्रकृति, जिसमें हमने जाना कि सी बॉन्ड एक्स में क्या होता है, पोलराइजेशन का गुण होता है, क्योंकि एक्स का ईएन कार्बन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। उसके बाद हमने सी बॉन्ड एक्स की लंबाई के बारे में पढ़ा, सी बॉन्ड एक्स आबंध की एंथैल्पी के बारे में पढ़ा, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने कार्ब धनायन के बारे में पढ़ा, कार्ब धनायन का अस्थायित्व क्या होता है, अस्थायित्व का क्रम क्या होता है, ये हमने जाना। उसके बाद हेलो एल्केन बनाने की कुछ विधियों का हमने वर्णन किया, जैसे एल्केन से कैसे बनाएंगे, एल्कोहल से कैसे बनाएंगे। आप चाहें तो अलग अलग एल्केन रखकर, अलग अलग हेलोजन रखकर, अलग अलग यहाँ पे हेलो एल्केन क्या होते हैं प्राप्त कर सकते हो। उसी तरह से आप चाहें तो अलग अलग एल्कोहल रखकर आर की वैल्यू चेंज करके अलग अलग प्रकार के हेलो एल्केन का निर्माण आप लोग खुद से कॉपी पे कर सकते हैं। आ रही बात समझ में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और कमेंट बॉक्स में आप जरूर कमेंट कीजिए कहाँ पे आपको दिक्कत आ रहा है। ठीक है। कोविड काल में पढ़ते रहिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, कोविड नियम का पालन करते रहिए। ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे और कुछ विधियों के बारे में जिससे क्या होता है, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। तब तक के लिए धन्यवाद।